तो कैसे हैं आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं मैंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल सेटअप किया है मैथ्स इन डीप के नाम से। तो अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, मैंने बताया था आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में कि आज हम लोग सेट्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब क्या है, आप लोगों ने सुना होगा वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो वेन डायग्राम के द्वारा हम क्या करेंगे, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को आज हम देखेंगे। आपने सुना होगा कि सेट्स का यूनियन इंटरसेक्शन होता है, तो वेन डायग्राम्स की हेल्प से कैसे हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं, कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं, या कैसे एक सेट में से दूसरे सेट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारी बातें आज हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो वेन डायग्राम्स की अगर बात करें तो वेन डायग्राम्स में पहली बात तो मतलब क्लोज कर्व, जब भी हम सेट्स को दिखाएंगे तो हमेशा क्लोज्ड कर्व के अंदर हम सेट्स के एलिमेंट को दिखाते हैं। अब क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा कर्व जो जिस पॉइंट से शुरू हो उसी पॉइंट पे एंड हो जाए। जैसे कि आप अगर सर्कल बनाते हैं तो इस सर्कल से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से ऐसे जाएंगे 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 और यहाँ पर आके फिर उसी पॉइंट पे रुक जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक क्लोज्ड कर्व हो गया। या आप रेक्टेंगल की बात करें तो आपने यहाँ से शुरू किया बनाना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्लोज्ड कर्व हो गया। ठीक है, तो जब भी हम वेन डायग्राम्स में मतलब जिन फिगर्स की बात करेंगे जनरली हम क्या करते हैं, सर्कल्स को यूज करते हैं और रेक्टेंगल को यूज करते हैं। इसमें से जब भी हमें यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल के सेट के अंदर अगर हमें किसी सेट को दिखाना होता है तो जनरली हम इस सर्कल का यूज करते हैं। वैसे यूज करने को तो है, आप कुछ भी यूज कर लो, लेकिन जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसके हिसाब से हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी जो सेट्स होते हैं उसको हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे हम इसके अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सो फ्रेंड्स हम इसको ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, मतलब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे बना दिया रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बना दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम इसके अंदर एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर एक और सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, यहाँ पे 2। ठीक है, जैसे हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे। 3, यहाँ पे हमने लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, अब जो ये सेट है, जो बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A, और जो अंदर का सर्कल है इसको हम नाम दे देते हैं B। यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, यहाँ पर 7 लिख देते हैं, और यहाँ पर 8 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, और यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक है, और हमने कहा था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा रेक्टेंगल होगा ये क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा और इसको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेट्स का दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि आपको क्या करना है, U को एज अ सेट लिखना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसी प्रकार B को और A को क्या करना है, एज अ रोस्टर फॉर्म लिखना है और बताना है कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, तो चलिए अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें U की, ठीक है, तो U का मतलब है कि अब U को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो हमें देखना है कि इस U के अंदर कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए U के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर देखिए जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब रेक्टेंगल के अंदर हैं, वो चाहे इस सर्कल A के अंदर हो चाहे B के अंदर हो। ठीक है, उससे मतलब नहीं है तो वो इस सेट U के अंदर ही या इस रेक्टेंगल के अंदर ही, यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबके सब कहाँ पर आ जाएंगे, इस यूनिवर्सल सेट U में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो पहले तो इसके इन दोनों सर्कल्स के बाहर के एलिमेंट लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो U में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। फिर सर्कल A के अंदर जो एलिमेंट है उनको लिख देते हैं, क्योंकि वो भी इस रेक्टेंगल के अंदर ही तो आ रहे हैं। तो कौन कौन आ रहा है, एक तो 6 आ रहा है और दूसरा 7 आ रहा है। इसके बाद फिर अंदर बढ़ते हैं तो इस सर्कल B के अंदर देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो 9 आ रहा है, मतलब 8 आ रहा है पहले, फिर 9 आ रहा है। फिलहाल आप उनको किसी भी ऑर्डर में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद क्या आ रहा है,
10 आ रहा है। तो ये हमारा टोटल का टोटल क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट U हो गया। मतलब इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स आ रहे हैं। आपसे कहा जाए कि आप इस डायग्राम को देखकर ए सेट को बताओ कि ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो देखिए यह ए जो बड़ा वाला सर्कल है यह क्या है, ए सेट है। तो इस बड़े वाले सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो ए के एलिमेंट होंगे, और इसके बाहर जो एलिमेंट होंगे वो ए के एलिमेंट तो होंगे नहीं। यानी कि 1 2 4 5 3 ये एलिमेंट तो ए के अंदर आने नहीं है। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक 6 आएगा, 7 आएगा, और ये 8 9 10 भी तो ए के अंदर ही है। वो है तो बी के अंदर, लेकिन बी कहाँ है, बी ऑलरेडी ए के अंदर है। तो 8 9 10 भी तो ए के अंदर ही आ रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि ए के एलिमेंट्स को लिखिए तो कैसे लिखेंगे, ए के अंदर एक तो 6 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, और इसके बाद क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये हमारे ए के एलिमेंट्स हो गए। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो अब बी के अंदर तो देखिए, अब बी के बाहर 6 7 है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा, और 1 2 3 4 5 ये भी बी के बाहर है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। बी के अंदर भाई बी सेट से मतलब क्या है कि बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, तो बी के अंदर कौन एलिमेंट आ रहे हैं, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफिकल या रिप्रेजेंटेशन या वेन डायग्राम दिया था सेट का, हमने क्या किया उस तरीके मतलब उसको इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। या आपको ये रोस्टर फॉर्म दिया होता, आपसे कहता है कि इसके करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम बनाओ, तो आप ये वाला डायग्राम बना देते, ठीक है। तो चलिए उस पर भी एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं। एक तो यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है ना, तो इसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट आने चाहिए। तो यहाँ पे हमें x और y को भी मेंशन करना पड़ेगा, और p और q को भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ये a दिया गया है और ये b दिया गया है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसको वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि जब भी यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हम रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, ठीक है, तो ये सब के सब एलिमेंट हैं, और ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो पहले क्या करते हैं कि पहले ए और बी बना लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो एलिमेंट ए और बी के अंदर आ जाएंगे उसको हम यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ए और बी के अंदर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ए के अंदर एक्स और वाई हैं, और बी के अंदर पी और क्यू हैं, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन दोनों में नहीं है। इससे पहले क्या था, इससे पहले जब हमने वेन डायग्राम से सेट को बनाया था तो वहाँ पे क्या था, ए के अंदर बी लाई कर रहा था, तो वहाँ पर क्या था कि ए के अंदर बी था। यहाँ पर क्या है कि ए और बी दोनों क्या है, आपस में डिसजॉइंट हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ए के अंदर बी को अब हम लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ए के अंदर बी आ जाएगा इसका मतलब है कि पी और क्यू भी ए के एलिमेंट होंगे, लेकिन ए के एलिमेंट तो पी और क्यू है ही नहीं। इसका मतलब है कि इस बार ए के अंदर बी नहीं आएगा। तो चलिए पहले ए बनाते हैं। तो ए यहाँ पे हमने कोई बना लिया सेट, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स कामा वाई, तो इसके अंदर हमने कोई भी 2 एलिमेंट कहीं पर एक्स कामा वाई डाल दिए। फिर इसके बाद एक बी चाहिए, तो हमने यहाँ पर कहीं पर, चूंकि अब देखिए ये इसके अंदर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पी क्यू ये मिलाई नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये सेट हमारे पास बी हो गया, ये यहाँ पर कहीं पी हो गया, यहाँ पर कहीं क्यू हो गया। अब एक्स वाई पी क्यू तो ऑलरेडी इस यूनिवर्सल सेट यू के अंदर आ गए, तो बाकी बचा क्या है, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर कहीं पर हम स्मॉल ए लिख देंगे, यहाँ पर कहीं पर बी, यहाँ पर कहीं पर सी, यहाँ पर कहीं पर डी, और यहाँ पर कहीं पर ई। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इन तीनों सेट का वेन डायग्राम यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से अगर वेन डायग्राम दिया गया है तो उससे हम सेट को बना सकते हैं, और अगर सेट दिया गया है तो उससे हम वेन डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमें बात करनी है ऑपरेशन ऑन सेट्स की। मतलब अगर हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं तो उनके बीच में हमें ऑपरेशन डिफाइन करना है। जैसे कि हमारे पास 2 रियल नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में भी हम बहुत सारे ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। उन दोनों रियल नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या उन दोनों रियल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। तो ये सब एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि 2 रियल नंबर के बीच में या किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और जब ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे कि आप एक 3 रियल नंबर ले लीजिए और 2 ले लीजिए, इनके बीच में हम अगर एडिशन का ऑपरेशन लगाते हैं
तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, या फिर आप 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, इनके बीच में आप माइनस का साइन लगा दीजिए तो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ऑपरेशंस हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा रियल नंबर्स के बीच में ऑपरेट होते हैं और हमें फाइनली एक नया रियल नंबर या कोई भी नया नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर 2 सेट दिए गए हैं तो हम उनको कैसे उनके बीच में ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर ऑपरेशन का क्या आएगा, मेन बात ये है। ठीक है, क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्या डिवीजन आएगा, क्या एडिशन आएगा, क्या सब्सट्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पर जो पहले प्रकार का मतलब फर्स्ट काइंड का जो हमारे पास ऑपरेशन होता है उसे हम यूनियन कहते हैं, 2 सेट्स का यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब यूनियन ऑफ सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनियन का जो सिंबल होता है, आप लोग इंग्लिश का यू बनाते हैं, तो इसी को यूनियन का जो फर्स्ट लेटर यू है इसी को ले लिया जाता है और उसी को बोल दिया जाता है कि ये क्या है, यूनियन का सिंबल है। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम यूनियन को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर 2 सेट ए और बी हैं तो उनके यूनियन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ए यूनियन बी। ठीक है, अब बात आती है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। भाई हमने सिंबल सीख लिया यूनियन का। ठीक है, जैसे कि हमें भाई छोटे बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उनसे कहते हैं 2 नंबर्स को ऐड करो, तो उनसे कहते हैं कि ये सिंबल क्या होता है, एडिशन का सिंबल होता है। तो पहले उनको बताते हैं कि एडिशन का सिंबल है, फिर उनको बताते हैं कि एडिशन का मतलब क्या होता है, भाई 2 + 2 कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने क्या किया, हमने यूनियन का सिंबल सीख लिया। अब हमें बात आती है कि आखिर यूनियन की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम 2 सेट का यूनियन निकालेंगे। तो उसके लिए यूनियन की डेफिनेशन निकल के आती है कि द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी which contains of all those elements which are either in A or in V। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या है कि जब भी हम 2 सेट ए और बी का यूनियन लेंगे तो हमें एक नया सेट मिलेगा, इतना पक्का है। ठीक है, वो नए सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो बताया गया कि उस नए सेट में वह एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में हो या तो बी में हो। मतलब अगर किसी भी एक सेट में कोई भी एलिमेंट है तो वह नए सेट ए यूनियन बी में आ जाएगा, या फिर दोनों में है तो भी आ जाएगा। मतलब मिनिमम क्या है, गारंटी कि एक सेट में होना चाहिए। जैसे ए और बी का अगर यूनियन निकाल रहे हैं तो ए और बी के यूनियन में ए के सभी एलिमेंट लिख देंगे और बी के सभी एलिमेंट लिख देंगे। अब अगर कोई एलिमेंट ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है तो उसको हम केवल एक बार लिखेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है, तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। मतलब x या तो a में हो या तो x b में हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x a यूनियन b में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है a यूनियन b की। मतलब हमें क्या करना है, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी सेट दिया जाएगा उनका यूनियन लिखना है, तो हमें क्या करना है कि हर एक सेट के एलिमेंट्स को वहां पे लिख देना है। अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसको बस एक बार लिखना है, इतना ध्यान रखना है। मतलब कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए बस। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट को रिपीट मत करिए। वैसे रिपीट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेट लिखने का तरीका होता है ये होता है कि एक एलिमेंट को हमें एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, तो वहां से हमें एग्जैक्ट समझ में आएगा कि हमें यूनियन कैसे निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो इस पे दे ही आराम से आता है कि हाँ ये यूनियन निकालो, इसके आगे इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन निकालो। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें 2 सेट दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में एक हमारे पास ए दिया गया है, ये हमारे पास है 2, 4, 6 और 8 है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेट क्या दिया गया है, दूसरा सेट हमारे पास बी दिया गया है। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 6, 8, 10। 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन मैंने कैसे बताई कि आपको ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी के सभी एलिमेंट लिखने हैं इस सेट में जो नया सेट आएगा, और ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप पहले एक सेट का एलिमेंट लिख लीजिए, जो तरीका है इसको जल्दी से जल्दी निकालने का। भाई एक सेट के एलिमेंट लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इसमें कोई नया एलिमेंट आ रहा है इसके अलावा, अगर आ रहा है तो उसको भी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए 6 यहाँ पर है तो 6 हम लिख चुके हैं तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 8 यहाँ पर है, 8 भी लिख चुके हैं तो उसको भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 10 यहाँ है तो 10 यहाँ पर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। और 12 यहाँ है तो 12 यहाँ नहीं है, या ए में नहीं था 12
तो उसको भी क्या करेंगे, 12 को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, जस्ट सेकेंड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 13 में हमारे पास एक सेट ए दिया गया है और ए में क्या है, सभी के सभी वावेल्स आ रहे हैं, मतलब ए ई आई ओ और यू आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास एक सेट बी दिया गया है, बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, बी में एलिमेंट आ रहे हैं ए आई यू, ए आ रहा है, आई आ रहा है, यू आ रहा है। और ये हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि दिखाओ ए यूनियन बी क्या है, ए के बराबर है। ठीक है, हमें से कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या है, ए के बराबर है। तो हम भैया ए यूनियन बी निकालते हैं, जितना आएगा उतना देख लेंगे। तो ए यूनियन बी में मैंने क्या बताया कि ए और बी के सभी एलिमेंट लिखने हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब क्या मैंने क्या बताया, पहले एक सेट के एलिमेंट लिख लेंगे। तो ए पहले है तो इसको लिख लेंगे ए ई आई ओ यू। अब देखिए ए यहाँ पर है तो ए हम लिख चुके, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आई यहाँ पर है तो आई को भी हम लिख चुके, यू यहाँ है तो यू को भी लिख चुके, यानी कि अब कोई नया एलिमेंट तो इसमें आने वाला नहीं है। तो इसके यहाँ क्या करेंगे, बंद कर देंगे ब्रैकेट। तो ये सेट क्या है, ये सेट ए ही तो लिखा है, तो यहाँ से ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, यहाँ से ए यूनियन बी हमारे पास ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, इस एग्जाम्पल को देने का उसका मोटिव क्या था, वो आपको एक्चुअली एक नई चीज यहाँ से सिखाना चाहता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बी है, बी क्या है, बी ए का सबसेट है। भाई बी का हर एक एलिमेंट ए में आ रहा है, तो बी क्या है, ए का सबसेट है। तो जब बी ए का सबसेट है तो इसीलिए क्या है कि ए यूनियन बी जो है वह ए के इक्वल हो जा रहा है। तो वही वो ये चीज सिखाना चाहता है कि अगर बी ए का सबसेट है तो उस केस में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। भाई अब बी के अंदर वही एलिमेंट है, बी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के अंदर वही एलिमेंट है जो ए में आ रहे हैं। तो जब हम टोटल एलिमेंट लिखेंगे तो ए के ही तो एलिमेंट आएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेट ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनियन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 में एक सेट हमारे पास एक्स दिया गया है, जिसमें क्लास 11th की हॉकी टीम में जो मेंबर हैं राम, गीता और अकबर, ये 3 मेंबर हैं। फिर इसके बाद क्लास 11th की जो फुटबॉल टीम है उसमें जो मेंबर हैं वो गीता, डेविड और अशोक हैं। अब कह रहा है कि एक्स यूनियन वाई क्या होगा और एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या है। तो पहले हम एक्स यूनियन वाई निकालते हैं। तो एक्स यूनियन वाई में क्या आएंगे, एक्स के भी एलिमेंट आएंगे और वाई के भी एलिमेंट आएंगे, इतना पक्का है। और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, मतलब 2 बार नहीं लिखना है कि इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, तो हम उसको 2 बार लिख देना, हमें केवल 1 बार लिखना है। ठीक है, तो पहले हमने भाई यूनियन लिखने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप पहले एक सेट के एलिमेंट लिख लो, फिर दूसरे सेट के एलिमेंट देखो कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो वहाँ पर नहीं आए उनको लिख लो। ठीक है, तो ये आसानी होगी। तो पहले हम एक सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया राम, फिर हमने क्या लिख लिया, गीता, फिर हमने लिख लिया अकबर। ठीक है, अब देखिए गीता यहाँ पर है, अब वाई के एलिमेंट यहाँ पर लिखनी है, तो गीता यहाँ पर है, गीता यहाँ पर हमने लिख लिया, तो 2 बार नहीं लिखना है। अब डेविड है, तो डेविड यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने डेविड लिख दिया। डेविड के बाद अशोक, तो अशोक भी यहाँ पर नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर अशोक लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स यूनियन वाई हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या है। तो यहाँ पर एक्स यूनियन वाई का मतलब है कि क्लास, अब देखिए इसमें क्या है, हॉकी टीम के मेंबर भी हैं और फुटबॉल टीम के मेंबर भी हैं। मतलब क्या है कि क्लास 11th की ऐसी टीम होगी, या ये सेट जो होगा या ऐसी टीम को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें उस क्लास 11th में जो हॉकी की टीम में मेंबर हैं और जो फुटबॉल की टीम में मेंबर हैं, उन दोनों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि यूनियन को हम वेन डायग्राम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि वेन डायग्राम पढ़ने का मेन मोटिव है। तो जैसे कि आप देखिए कि हमारे पास ये दिया गया है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर कोई भी 2 सेट दिए जाते हैं, ये ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी है। ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। अब हमसे कहा जाए कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, या जो ए यूनियन बी है जो पार्ट है उसको आपको क्या करना है, लाइनिंग करनी है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी में ए भी आएगा बी भी आएगा, तो मतलब है कि इस ए के एलिमेंट आएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें लाइनिंग कर देंगे, और बी के भी एलिमेंट आएंगे तो इसकी भी लाइनिंग कर देंगे।
ठीक है। तो ये जितना लाइनिंग वाला रीजन है ना, ये रीजन और ये रीजन, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। या आप बहुत सारे एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मैंने किया इसको और इसको ऐसे कट। भाई यहाँ पे क्या था, दोनों कट नहीं कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, कट कर रहे हैं। ये ए है, ये बी है और सी है। मैं आपसे कहूँ कि इसमें आपको ए यूनियन बी, ठीक है, आपको क्या करना है, ए यूनियन बी पार्ट को की लाइनिंग करनी है, ए यूनियन बी। अब देखिए हमने यूनियन सी नहीं लिखा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए आएगा और क्या आएगा, बी आएगा। अब देखिए ए कहाँ तक है, ए हमारा सेट क्या है, ए हमारा सेट यही ये वाला तो है। तो क्या करेंगे, इसकी लाइनिंग करेंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। और क्या आना है इसमें, और बी आना है। बी का मतलब है ये इतना पार्ट, ठीक है। तो इसकी भी क्या करेंगे, लाइनिंग कर देंगे। तो ये जितने पार्ट की हमने लाइनिंग की है, ये कौन सा पार्ट है, ये क्या है, ए यूनियन बी है, ये केवल ए यूनियन बी है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। अब अगर आपसे कहे कि ए यूनियन बी और यूनियन सी, ठीक है, आपसे कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका मतलब क्या है कि ए के भी एलिमेंट आने चाहिए, बी के भी आने चाहिए और सी के भी आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस सी की भी लाइनिंग कर देंगे। तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम के द्वारा यूनियन को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने यूनियन सीखा कि अगर दो सेट या दो से ज़्यादा सेट दिए गए हैं तो उनका हम यूनियन कैसे निकालते हैं। हमें सिंपली क्या करना होता है, हर एक सेट के एलिमेंट्स को यूनियन में रख देना होता है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल के द्वारा। यूनियन को हमने क्या किया था, यू, तो यू को आप उल्टा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन बताई गई कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मतलब क्या है कि जब भी दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में वह एलिमेंट आएंगे जो कि ए में भी हो और बी में भी हो। अच्छा, यूनियन में क्या था, जो ए में हो या बी में हो, वहां क्या था, या वर्ड आता था। यहाँ पे क्या आता है कि ए और बी दोनों में हो। ठीक है, वहां पर किसी भी एक सेट में होते थे तो यूनियन में चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन में जाने के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों में जाना चाहिए। ठीक है, जैसे तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्या निकल के आती है कि ए इंटरसेक्शन बी इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, मैं कहूं कि ए हमारे पास है 2 4 6 8, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 2 4 6 9 है। ठीक है, 6 9 10। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो मैंने क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो कि ए में भी हो और बी में भी हो। अब देखिए 2 यहाँ पर है, लेकिन क्या 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो इनके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 4 यहाँ है, 4 भी यहाँ नहीं है, तो ये भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो चूंकि दोनों जगह 6 प्रेजेंट है तो इनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, तो 6 यहाँ पे आएगा। इसके बाद 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो 9 दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं बचा, यहाँ पर 10 बचा, तो 10 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 6 और 9 आएगा। तो सिंपल सा मतलब अब यहाँ पर दो सेट का इंटरसेक्शन निकाला गया है। ठीक है, अभी एक सेट यहाँ पर और लिख देता, यहाँ पर एक सेट सी लिख देता और यहाँ पे लिख देता हो 9 है, 10 है और क्या है, 11 है। ठीक है, 9 है, 10 है, 11 है। अब वो आपसे कहता कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो कितने भी सेट का आपको इंटरसेक्शन निकालना हो। अब यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब वह एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो। ठीक है, तो अब 2 यहाँ है, तो 2 यहाँ नहीं है, तो इनके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 4 भी नहीं आएगा। अब देखिए 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, लेकिन 6 इसमें नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 6 नहीं आएगा। 9 की बात करें तो 9 यहाँ है ए में, 9 यहाँ है बी में और 9 यहाँ सी में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में 9 आ जाएगा।
अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ 10 बचा, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ भी 10 है लेकिन ए में 10 नहीं है। भाई इंटरसेक्शन में तभी आएगा ना जब इन तीनों में आए, तो बी और सी में तो 10 आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। अब यहाँ भी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर एक एलिमेंट 11 बचा, लेकिन 11 ए और बी दोनों में नहीं आ रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो उसमें केवल एक एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरसेक्शन में हमें वह एलिमेंट लिखने हैं जो कि हर एक सेट में क्या हो, कॉमन एलिमेंट हो। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट एक सेट में नहीं आ रहा है तो वह क्या होगा कि उनके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर हमें कितने भी, जैसे हमें 10 सेट का इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन में वह एलिमेंट आएंगे जो 10 सेट में क्या हो, प्रेजेंट हो। अगर किसी भी एक सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उनके इंटरसेक्शन में एलिमेंट नहीं आएगा। अब चलिए इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इंटरसेक्शन को हम ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा कि ए और बी हमारे पास कोई 2 सेट दिए गए हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारे पास यूनियन सेट यू हो गया, ये हो गया हमारे पास ए। अब इंटरसेक्शन में आना है, यानी कि दोनों सर्कल क्या करने चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए। आपने इंटरसेक्ट वर्ड सुना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। अब ए और बी 2 सेट हो गए। अब आपको ऐसा पार्ट लेना है जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो अगर हम इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की, तो ये पार्ट बी में भी है और ये पार्ट ए में भी है, तो ये जो रीजन होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको 3 सेट लेके दिखाऊं, कितने भी सेट से आप इंटरसेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सेट हमारे पास एक हो गया, दूसरा सेट ये हो गया और तीसरा सेट ये हो गया। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। मैं आपसे कहूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिखाओ, तो कौन सा पार्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस पार्ट को आप लोग देखिए। अब देखिए पूरा पार्ट नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है जिसमें हमने बिंदी रखी है, ये पार्ट ए और बी में तो आ रहा है लेकिन सी में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूँ, इस पार्ट की, तो देखिए ये ए में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है और ये सी में भी आ रहा है। तो ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितने भी सेट अगर दिए गए हैं तो उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका हम इंटरसेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और देखिए कि अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उस केस में क्या होगा। जैसा मैं आपसे लिखूं कि ए हमारे पास है 1 3 5 और 7 है। ठीक है, बी हमारे पास है 2 4 6 और 8 है। अब मैं कहूँ आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो क्या ये इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट आएगा। भाई ये 1 3 5 7 है, ये इवन नंबर लिखे हैं और ये क्या लिखे हैं, ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है। वैसे भी 1 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं, 7 यहाँ नहीं, ना तो उसका कोई एलिमेंट इसमें है ना तो इसका कोई एलिमेंट इसमें है। तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी कि 5 है। अच्छा, अगर इसको कहा जाए कि वेन डायग्राम के द्वारा दिखाओ तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए कुछ ऐसे दिखाएंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आता है ए। अब ए और बी में कोई कॉमन तो है नहीं, यानी कि ए और बी के करस्पॉन्डिंग जो सर्कल्स होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि ए अगर यहाँ है तो बी इससे कुछ दूर होगा। ये क्या होगा, इन दोनों में अब कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो गए। ठीक है, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। ठीक है, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। भाई पहले क्या थी, पहले दूरियां नहीं थी, इस बार दूरियां बढ़ गई। होता है ऐसा, जनरली ऐसा होता है, पहले दूरियां कम होती हैं फिर बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो इस केस में क्या है, तो देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब 2 सेट या 2 से अधिक भी सेट होते, अगर उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उस केस में जो सेट होते हैं उन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या कहेंगे, इस केस में कहेंगे ए एंड बी आर, ए और बी किस तरीके के सेट हैं, ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो दूरियां हैं बहुत ज़्यादा हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 2 सेट डिसजॉइंट है तो इसको वेन डायग्राम के द्वारा हम इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए और नोट कर लीजिए।
तो ये एग्जाम्पल नंबर 17 है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक सेट ए बी दिया गया है। आपसे कह रहा है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और दिखाना है कि इंटरसेक्शन बी जो है वह बी के क्या है, इक्वल है। तो चलिए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ठीक है, अब दोनों में कॉमन वो एलिमेंट लेने हैं। तो 1 यहाँ है लेकिन 1 यहाँ नहीं है, तो 1 नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 इंटरसेक्शन में आएगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 भी आएगा। 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 5 भी आएगा। ठीक है, और 7 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो 7 भी आएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जब भी यूनियन निकालना हो सेट का, तो सबसे बड़ा सेट जो है ना, उसके एलिमेंट लिख लीजिए, तो इससे यूनियन निकालने में आसानी रहेगी। और अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो सेट का जो सबसे छोटा सेट है ना, उससे आप क्या करिए, स्टार्ट करिए कि सब में वो एलिमेंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे आप बड़े सेट से करते तो हमें 8 को भी चेक करना पड़ता, 9 को, 10 को, लेकिन हम छोटे को जब छोटे सेट से स्टार्ट करेंगे इंटरसेक्शन निकालना, तो अगर यहाँ पर एलिमेंट नहीं है तो अब तो जो ए में बचे हैं तो उनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जब बी में आ ही नहीं रहे हैं तो इंटरसेक्शन में तो आने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी यूनियन निकालना हो तो जो बड़ा सेट है ना, उसके सभी एलिमेंट को लिख लीजिए, फिर मैच करिए कौन कौन से एलिमेंट नहीं आए इसमें। और जब इंटरसेक्शन निकालना हो तो छोटे वाले सेट से स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि कम से कम एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा कि दोनों सेट में है कि नहीं है। जैसे अगर मैं बड़े वाले से स्टार्ट करता तो मैं 7 देखता, फिर कहता कि 8 यहाँ नहीं है। ठीक है, तो 8, 9, 10 देखना पड़ता, लेकिन अगर छोटे वाले से स्टार्ट कर रहे हैं तो बाकी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बी में नहीं आ रहे, तो इंटरसेक्शन में तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन भी इतना हो गया 2, 3, 5, 7। अब देखिए बी में क्या था, 2, 3, 5, 7 था, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास बी के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी एग्जाम्पल को कर लेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हमें इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, और इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि चाहे 2 + 3 करो और चाहे 3 + 2 करो, दोनों की वैल्यू क्या आनी है, दोनों की वैल्यू आनी 5 ही है। ठीक है, यानी कि ये क्या लिखा है, a + b = b + a। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि जो एडिशन होता है वो क्या करता है, सेट ऑफ रियल नंबर में कम्यूट करता है। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक रियल नंबर का हम चाहे जिस ऑर्डर में एडिशन करें, वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे ए में बी जोड़े और चाहे बी में ए जोड़े, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से है कि इंटरसेक्शन चाहे जिस तरीके से लिखें, चाहे ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले और चाहे बी का ए के साथ इंटरसेक्शन ले, जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी। जैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, ए हमारे पास है 1, 2 और बी हमारे पास है 3, या मैं कह दूं कि 2 है। अब मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है, तो नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, तो 2 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, तो बी इंटरसेक्शन ए कैसे निकालेंगे। अब देखिए 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, तो 2 आ जाएगा। बाकी तो एलिमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी में अब कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। तो ए इंटरसेक्शन बी भी सिंगलटन 2 है और बी इंटरसेक्शन ए भी सिंगलटन 2 है। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद एक ये रूल आता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, मतलब अब देखिए यहाँ पर 3 सेट हैं, ये सिंपली ये कह रहा है कि 3 सेट का इंटरसेक्शन आप चाहे जिस ऑर्डर में निकालो तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लो, फिर उसका सी के साथ लो इंटरसेक्शन, या फिर पहले बी और सी का लो फिर ए के साथ लो, वहां पर रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा a + b + c = a + b + c। ये क्या होता था, ए सेट ऑफ रियल नंबर के केस में एडिशन के लिए ये क्या होता था, एसोसिएटिव लॉ होता था। ठीक है, इसके बाद है लॉ ऑफ फाई एंड यू। इसका मतलब है फाई इंटरसेक्शन है। अब देखिए जब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है और जब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा फाई ही तो निकल के आएगा। भाई कॉमन एलिमेंट लेने हैं लेकिन फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आने वाला। यानी कि जब भी फाई के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि फाई आएगा। और यू इंटरसेक्शन है। अब देखिए यू इंटर, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा हो गया क्या, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कहीं पर ए आएगा, तो जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इतना ही तो बचेगा। भाई ये पार्ट क्या है, ये ए में भी आ रहा है और यू में भी आ रहा है, तो ये क्या होता है, ये होता है यू इंटरसेक्शन। यानी कि यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो छोटा वाला सेट होगा यूनिवर्सल को छोड़कर वही क्या आ जाएगा हमारे पास
आंसर आ जाएगा। तो यू इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद आइडम्पोटेंट लॉ है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। भाई ए के साथ ए का किसी भी सेट का उसके साथ इंटरसेक्शन, तो पूरा का पूरा वही सेट आ जाएगा, क्योंकि मैं कहूँ ए का ए के साथ क्या होगा इंटरसेक्शन, तो भाई 1 2 ए में भी है, फिर ए लिखेंगे तो उसमें भी 1 2 आएगा, तो कॉमन तो 1 2 ही आ जाएगा। तो ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद ये ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे आप लोग एक मतलब अगर रियल नंबर की बात करें तो ए डॉट बी प्लस सी, इसको आपने पढ़ा होगा कि ये हो जाता है ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी। ठीक है भाई, 2 डॉट 3 प्लस 1, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं भैया, तो इसको ऐड करके 2 इंटू 4 कर दीजिए, या इसको अंदर जब ऑपरेट करते थे तो 2 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 1 कर देते थे। तो कुछ उसी तरीके से ये है, यहाँ पर डॉट के स्थान पे क्या है इंटरसेक्शन, और प्लस के स्थान पे क्या है यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे क्या कहते थे, यहाँ पे कहते थे कि ये जो डॉट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो ये इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसकी क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इंटरसेक्शन की, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपकी बुक में कुछ फिगर्स दिए गए हैं, तो वहां से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि वेन डायग्राम को हम कैसे मतलब बनाते हैं, कैसे करते हैं। तो वहां से क्या होगा, थोड़ी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि पहला फिगर हमारे पास दिया गया है, ये सेट ए है, ये बी है, और ये क्या है, ये हमारे पास सी है। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। अब ये कह रहा है कि आपको बी यूनियन सी को क्या करना है, बी यूनियन सी आप इसमें मार्क करके बताइए कि बी यूनियन सी क्या होगा। तो देखिए बी यूनियन सी में बी आएगा सी आएगा, मतलब ये बी पूरा का पूरा आना चाहिए और ये सी पूरा का पूरा आना चाहिए, यानी कि ये सेट आएगा पूरा का पूरा, और बाकी क्या बचा सी, तो ये सेट आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास बी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये एक ये दूसरा फिगर है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, और इसमें हमें कलर करना है किस पार्ट को, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट को। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, केवल ए बी का इंटरसेक्शन, सी के साथ इंटरसेक्शन नहीं। तो अब ए बी का मतलब क्या, ए और बी में क्या कॉमन है। ठीक है, तो ए और बी में देखिए, ए और बी में क्या कॉमन है, पूरा का पूरा ये पार्ट इतना कॉमन है। भाई ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे पास कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट कौन सा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट ये वाला हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ए इंटरसेक्शन सी भी लगा देता तो उसके इसमें छोटा वाला पार्ट आ जाता, जो कि क्या होता, तीनों में कॉमन होता हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहे हैं बी यूनियन सी, इसके बाद एक पार्ट कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक सेट है, ये एक सेट है, और ये हमारे पास क्या है, एक सेट है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस बार ये कह रहे हैं कि हमें किसको कलर करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब क्या है, पहले बी और सी का यूनियन लो। ठीक है, अच्छा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन। सो फ्रेंड्स, इसमें देखिए हमें क्या मार्क करना है, हमें कलर करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। तो पहले हम देख लेते हैं कि बी यूनियन सी क्या होगा। अब बी यूनियन सी में क्या आएगा, बी आएगा सी आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा बी आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा बी आ जाएगा, और इसके बाद सी भी आएगा, तो अब इतना पार्ट और आ जाएगा इसमें सी। तो ये हमारे पास पहले तो हो गया क्या, ये हमारे पास हो गया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन ए, अब देखिए ये इतना आ गया बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इस पूरे पार्ट का लेना है हमें ए के साथ इंटरसेक्शन। तो जब इस पार्ट का हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, जब हम इस पार्ट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए कौन सा पार्ट आएगा। तो इसका जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पार्ट आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यहाँ तक आएगा ये, और फिर जो ए में हो, अब देखिए ये है पार्ट और ये है पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर हम लाइनिंग करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की, तो देखिए बी यूनियन सी इतना, ए के साथ इंटरसेक्शन तो कितना, ये पार्ट नहीं आएगा, ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ये भी तो आएगा, ठीक है। तो ये कि अब आप लोग थोड़ा कॉपी में करेंगे ना तो अच्छे से बनेगा, और थोड़ा इसको करने में क्या करेंगे, 2-3 पेन्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से गलत नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो गया, बी यूनियन सी और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, तो इतना पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स ये बातें हो गई इस लेक्चर के लिए। अब इसके बाद हमें डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ना है। अगर मैं उसको पढ़ाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन निकालना आ गया होगा, क्योंकि इससे बेस्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, इसको आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा। फिलहाल अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है इसमें, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट किया कीजिए, मैं देखता हूँ आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते हैं भाई, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी वीडियोस कैसी हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है, ठीक है। और तो फिर चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।